बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लगता है सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर की अपने दोस्तों के ही हाथों हार गई है। ये 26 महीने तरमीम में जो दलाइल दे रहे हैं, अगर पंडोरा बॉक्स खोल लिया अदालत ने, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ओहदे पे बरकरार रहने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस पर बात करेंगे, बड़ा बारीक नुक्ता है, वो आपके साथ शेयर करना है। और फिर वफाकी काबीना जो है उसने मंजूरी दे दी है, जनाब जो तहरीक लब्बैक है उस पर पाबंदी लगा दी जाए। आगे क्या होगा, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? लेकिन इससे पहले एक और खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है और बड़ी जनाब उस पर तनकीद हो रही है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, मिस्टर जस्टिस जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, मिस्टर जस्टिस अरबाब ताहर साहब और मिस्टर जस्टिस आजम खान साहब पर मुश्तमिल था। तो उन्होंने जो जेल रूल्स हैं उनका जो एक आर्टिकल है या शिक है 265 उसको बहाल कर दिया। तो जनाब बड़ी लिहादे और जनाब सियासी बात नहीं होगी तो फिर क्या होगा? इमरान खान के मुलाकात के हवाले से जनाब ये रूल जो है ये बहाल कर दिया है। ये इसका इशू क्या है? ये उन्होंने ये जो मिस्टर जस्टिस एजाज खान साहब है ना, इनके पास एक दरखास्त लगी थी इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से कि जनाब बुनियादी आईनी हक है तो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही इमरान खान के साथ। तो जो जेल सुप्रीडेंट थे उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। उन्होंने ये कहा था जनाब ये जाके सियासी गुफ्तगू करते हैं उनके साथ, और जो जेल रूल्स हैं 1978 के उसकी जो शिक है 265 या रूल 265 उसके मुताबिक कैदी जो है वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता। ये नुकता था। तो उस पर जनाब एजाज खान साहब जो है उन्होंने ये कहा कि जनाब हम ये रूल ही कलदम कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उन्होंने ये रूल ही कलदम कर दिया। अब इस केस की एक तो ये कि जो सेल अफरीदी साहब ने दरखास्त दी थी जिन्हें मुलाकात नहीं करवाई जा रही मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो था। उसके साथ कोई और बहुत सारी दरखास्तें लगी हुई थी, कुछ तहीन अदालत की दरखास्तें लगी हुई थी, जनाब अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। तो उसी में ये केस भी लगा, इंट्रा कोर्ट अपील जो है ये लगी हुई थी। अब पहली बात तो ये है कि जो रूल है ये मौजूदा हुकूमत ने ये नहीं बनाया, ये 1978 से ये चला आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो पहले नाफजुल अमर ये रूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये 1978 से, तो ये वफाक का बनाया हुआ कानून था। जब 18वीं तरमीम आई है तो फिर जनाब इसको जो पंजाब हुकूमत है इसने अडॉप्ट कर लिया था। यानी अब ये वफाकी जेल रूल्स नहीं हैं, ये पंजाब जो प्रिजन रूल्स हैं वो हैं अब। यानी जब पंजाब हुकूमत का मामला है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो जुडिक्शन ही नहीं है, ये उसने कैसे इसको कलदम कर दिया। और यही दलाइल जो हैं ये एडवोकेट जनरल ने दिए और यही दलाइल जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अडॉप्ट किए। तो इसके बाद क्या चारा रह जाता था कि जनाब वो अदालत जो है जब यानी कि बियॉन्ड जुडिक्शन एक आर्डर किया गया है तो उसको फिर मुअत्तल नहीं करेगा फुल बेंच इंट्रा कोर्ट अपील में, तो फिर क्या करेगा? और दूसरी बात यह है कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब, मैंने कल के अपने विलाग में कहा था कि उन्होंने अब सही रास्ता चुना है और उन्होंने अपना नाम जो है उस लिस्ट में शामिल करवाया है, जो मुलाकातियों वाली लिस्ट जो अली जफर साहब ने वो सबमिट की थी, सुप्रीडेंट को भेजी थी। आपको याद होगा पीटीए वालों ने एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ। तो उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने एक फुल बेंच 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया था कि इस मामले को देखते हैं, मुलाकातों वाला सिलसिला। वो कहते थे एक ही मरतबा इसको खत्म करते हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई दरखास्त आ जाती है। तो उन्होंने फिर ये दोनों जो फरीक हैं उनकी बाहमी रजामंदी के साथ कुछ SOPs तय किए गए थे। वो ये किए गए थे जनाब मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन मुलाकातें होंगी। मंगल वाले दिन जो है वो फैमिली के लोग हैं वो मुलाकातें करेंगे और जुमेरात को दोस्त अहबाब जो है वो मुलाकातें करेंगे। और उनकी जो लिस्ट है उसके लिए उन्होंने कुछ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए थे, उनमें अली जफर साहब का नाम नहीं था, उसमें राजा सलमान अकरम का नाम था। तो जेल सुप्रीडेंट जब पेश हुए अदालत में गुज़श्ता रोज, तो उन्होंने जो सुहेल अफरीदी वाली दरखास्त उसकी मैं बात करूं तो उन्होंने कहा जनाब ये तो इन्होंने जो SOPs तय हुए थे, एक मैकेनिज्म बना था, उसके तहत इन्होंने एक दरखास्त देनी थी राजा सलमान अकरम राजा साहब ने, तो उन्होंने तो अभी तक दरखास्त ही नहीं दी।
तो फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जनाब, वो अली जफर साहब ने भेजी लाइन जनाब, मैं उसको, उन्होंने फिर ना जो पहले 5 लोगों के नाम थे, सेल अफरीदी साहब का पहले नंबर पे नाम था जो अली जफर साहब ने भेजी, इन्होंने आखिरी 2 नाम काट के 3 मजीद नाम पेन के साथ उसमें शामिल कर दिए, अपना नाम भी शामिल कर लिया। तो उन्होंने कहा, सुबना ने कहा ठीक है जनाब, हम जो तय हुआ था अदालत में उसके मुताबिक मुलाकात करवा देते हैं। अब ये करते हैं प्रोपेगेंडा और बदनाम करते हैं हुकूमत को, और कभी किसी कर्नल का नाम ले देते हैं जनाब, जेल में कर्नल साहब जो है वो कंट्रोल करते हैं मामला। जब सुप्रीडेंट जेल फुल बेंच के सामने खड़ा होकर ये कह रहा है कि जनाब ये दरखास्त दें, लिस्ट दें, तो उसके मुताबिक मुलाकात करवा देते हैं, इसमें क्या हर्ज है। अब इन्होंने वो नाम दे दिए। अब जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो मुलाकात का टाइम है वो है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, लेकिन ये साहबान में ये 5 बजे के बाद पहुंचे हैं वहां पे। वाकईतन ऐसा हुआ है, वहां धरना भी दे के बैठे रहे हैं कि ना मेरी मुलाकात करवाएं। तो अब पता ये चला है कि उन्होंने ये कहा है कि नहीं ठीक है जनाब, टाइम पे आ जाएं आप, कल यानी जुमे वाले दिन। ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, खबर ब्रेक कर रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के। तो वो कल जनाब इनकी मुलाकात हो जाएगी। तो मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि ये एक जो तयशुदा SOPs हैं उनके मुताबिक जाते हैं तो मुलाकात हो जाएगी, इसमें तो कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए, कोई कदगन ही नहीं है। लेकिन ये सियासी तौर पे मामलात को खेल रहे हैं, और जो हुकूमत है इसका मेरा ख्याल साबन बड़ा स्लो है। तो ये जनाब मैं कई दिनों से ये बात कर रहा था कि जनाब ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुशावरत ही नहीं कर सकते काबीना की तश्कील के लिए। अब जाके इनको होश आया है। अब राणा सनाउल्लाह ने कहा है नवाज शरीफ वाले केस के तनाजर में कि जनाब अगर ये मुलाकात करके उस हदायत देंगे काबीना की तश्कील के लिए, और जो सवाई काबीना तश्कील दी जाएगी वो कलअदम हो सकती है उस जजमेंट की रोशनी में। वो कई मरतबा मैंने वो दिखाई है स्क्रीन पे, वो जजमेंट जो है उसका मुतल्लिका हिस्सा दिखाया है कि जो असम्बली की रुकनीत के लिए नहल है, वो जो बादशाह नहीं बन सकता वो बादशाह घर भी नहीं हो सकता। एक इख्तियार जो आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते वो इनडायरेक्ट भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये इनडायरेक्ट इख्तियार इस्तेमाल करने वाली बात है ना। और दूसरा जो साहब हैं सेल अफरीदी साहब, मैंने पहले भी कहा था ये कपड़े कुपड़े झाड़ के ना चले जाना, तो मैनू लगता है जी ये ज्यादा देर टिकने कोई नहीं है। बहरहाल ये तो होगा जनाब, ये कानूनी पोजीशन जो मैंने बनाया 127 पे जनाब, वो 265 पे बड़ा जनाब इनको इतराज था और जनाब बातें कर रहे थे। ये कानूनी पोजीशन मैंने बता दी है कि एक जज साहब ने इख्तियारात से तजावज करते हुए एक रूल जो है वो कलअदम किया था। ये मुझे लग रहा है वो जनाब आज़ादी इज़हार राय, भाई जो हकूक होते हैं ना, इन्होंने जनाब आर्टिकल 19 का हवाला दिया था। जो हकूक होते हैं वो कवानीन के ताबे होते हैं, और सबके हकूक बराबर नहीं, ये मैं बता दूं। एक ही क्लास के हकूक बराबर हैं, तमाम लोगों के हकूक बराबर नहीं है। ये जजमेंट सेंस पे कानून में भी लिखा हुआ कि जनाब एक ही क्लास के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 25 में। एक कैदी और एक आजाद शहरी दोनों की क्लास अलग है। हाँ, अगर यह है कि कुछ कैदी जो हैं उनको इजाजत है कि आप सियासी गुफ्तगू करें, कुछ कैदी ऐसे हैं जिनको इजाजत नहीं है, फिर अट्रैक्ट होगा ये जो आर्टिकल है कि जनाब सबके साथ यकसन सलूक होना चाहिए। अब बल्कि दीगर कैदी जो वो इस बुनियाद पे आ सकते हैं अदालत में। जनाब इमरान खान सियासी गुफ्तगू करता है, वहां बैठ के काबीना भी बनाता है, तो हमें भी ये हक दिया जाए। वो आ सकते हैं अगर ये सियासी गुफ्तगू जारी रखते हैं, तो हमें भी ये हक दिया जाए। अब दूसरी खबर यह है कि तहरीक लब्बैक को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके ना वफाकी काबीना ने उस पर पाबंदी की जो वह मंजूरी दे दी है। अलानिया जारी हो गया है, डिक्लेरेशन उन्होंने दे दिया है वफाकी काबीना ने। अब क्या ये जमात जो है तहरीक लब्बैक एक सियासी जमात के तौर पे कलअदम हो गई है? जो आइन कहता है उसके मुताबिक नहीं हुई है। अगर कोई तंजीम है, ये वहां बड़ी मिसालें दीजिए, फलां तंजीम पे जनाब पाबंदी लगा दी थी, इंतजार दहशतगर्दी एक्ट के तहत फलां पे लगा दी थी, फलां पे लगा दी थी, जैश ए मोहम्मद पे लग गई थी, जनाब स्पाई साहबा पे लग गई थी। देखने वाली बात ये जो जमात है ना, ये है जो तंजीम है कोई जो रजिस्टर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन में, उस पर पाबंदी लग सकती है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात है ना, उसके ऊपर आइन के आर्टिकल 17 में ये दिया गया है
कि जनाब कैसे उसको तहलील किया जा सकता है। ये मामला जाना होता है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो अलामिया जारी हुआ है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, आर्टिकल 17, वो ये कहता है कि जब अलामिया जारी हो जाता है या डिक्लेरेशन या डिक्लेयर कर दिया जाता है काबीना की तरफ से मंजूरी के बाद, तो फिर 15 दिन के अंदर अंदर एक रेफरेंस जाना होता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना होता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है कि जनाब ये कलदम होगी, तहलील होगी सियासी जमात या तहलील नहीं होगी। ये मामला है। अब ये नहीं है कि जनाब इन्होंने ये किया वो किया। 2021 में भी वैसे ये एक ही पेज पे है, पीटीआई वाले और हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, 2021 में उन्होंने भी, पीटीआई वालों ने भी इसको जो है ये दहशतगर्द डिक्लेयर किया था और पाबंदी लगाई थी, लेकिन रेफरेंस नहीं भेजा था सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो बाजवा साहब ने जनाब सुलह साला करवा दी, और इन्होंने जनाब जो अब काबीना के इजलास में चीजें डिस्कस हुई हैं, इनके तमाम वाकयात जो रिकॉर्ड वगैरह रखा गया सामने, तो इन्होंने ये कहा जनाब 2021 में भी हुआ था, और फिर जो सुलह साला हो गई थी तो फिर सरकार जो है उसने इनके साथ को मुआहदा किया था। अब इन्होंने फिर वो उस मुआहदे की जो है वो खिलाफ वर्जी की, इन्होंने जब पुरशद्दत कार्रवाइयों से तौबा की थी इन्होंने, तो अब फिर उन्होंने जब पुरशद्दत कार्रवाइयाँ की हैं वगैरह वगैरह, तो अब जो है वो रेफरेंस जाएगा, तो ये जो जमात है तहरीक लब्बैक, ये कलदम होगी या तहलील होगी। अगर एक मजहबी तंजीम के तौर पे जो ये दीगर इनके मामलात हैं, अगर वो अलग एक तंजीम है तो उस पर पाबंदी एक और बात है, लेकिन सियासी जमात जो है उसके ऊपर पाबंदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही लगा सकती है। अब जो ये बातें की जा रही है ना, बड़ा रौला पड़ जाना है, पता नहीं क्या हो जाना है जहाँ पे, अगर भाई मेरे वो दोनों भाई जो हैं साद रिजवी और अनस रिजवी, वो दोनों इस वक्त तक कहते हैं, खबरें जो आ रही हैं सरकार की तरफ से, कि जनाब वो आज़ाद कश्मीर में किसी जगह छुपे हुए हैं और उनको ट्रेस कर लिया गया और जल्द ही जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वो मंजर आम पे आ जाते हैं, ये मुझे नहीं पता कि ये होना है ये नहीं होना, लेकिन अगर मंजर आम पे आके साद रिजवी साहब जो हैं, या अगर उनकी गिरफ्तारी शो हो जाती है, ज़ाहिर कर दी जाती है, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर वो खुद ही ये कह देते हैं, इस जमात को, अपनी जमात को तहलील करने का ऐलान कर देते हैं, तो फिर वो जो कहते हैं बड़ा जनाब रोला बनना है, फिर वो रोला कैसे पड़ेगा। मैं वैसे एक पहलू आपके सामने रख रहा हूँ कि जनाब ये भी हो सकता है, मुमकिन है वो कहे मैंने सिर्फ जनाब दीनी काम करना है, सियासत में मैंने नहीं जाना, तो ये लोग जो हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं होते, तो ये हो गया और वो हो गया वगैरह वगैरह। अब बात है आखिरी मौजू की तरफ, असल जिसमें मैं आज विलाग करना चाह रहा था कि जनाब ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है ना, मुझे ये लगता है कि जनाब इनके अपने जो दोस्त हैं ना, जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ गए हैं, उन्होंने हथों इन्होंने हार गए। वो कहते हैं ना कि जब लिखी हुई इनकी इस तरह है। अब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं ना, दरखास्त गुजारों के जो भी वकील आते हैं, एक से बढ़कर एक है। बाद वाला वकील पहले वाले से 1.5 होशियार होता है, बड़ी माजरत के साथ में बात करूंगा। अब जो इन्होंने बयानिया बनाया कि जनाब 16 जजों पर मुश्तमिल जो है वो फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले जज थे उन पर मुश्तमिल जनाब फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। तो आयशा मलिक साहबा भी इसी तरह के रिमार्क्स देती रही। इनका जो बयानिया है या जो इनके दलाइल हैं उन पर, और आयशा मलिक साहबा के रिमार्क्स पे अकरम शेख साहब आए थे, वो जादू फेर के चले गए, निकल गए, और इन्होंने जनाब बड़ी जनाब उनके हक में ट्वीट्स किए, पोस्टें की, सोशल मीडिया जनाब भर गया कि वाह जी वाह ये होता है सीनियर वकील। ये सारी चीजें आपने देखी, लेकिन वो कह गए जाते जाते कि जनाब जो कानूनी नुक्ता था उसे एक ही बयान करके गए हैं। जनाब फुल कोर्ट से मुराद 24 के 24 जजेस हैं। अगर फुल कोर्ट बनानी है तो उन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाई जाए, 16 वालों को मैं नहीं मानता। ये वो कह गए जाते जाते, इनको समझ ही नहीं आई क्यों कर किया गया इनके साथ। अच्छा, अब इस केस की जो समाअत है ना, ये 10 नवंबर तक मुलतवी हो गई है। तो पिछले विलाग में मैंने अर्ज किया था कि 2 अरकान जो हैं बेंच के, शाद बिलाल हसन और आयशा मलिक साहबा, वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, इसलिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो बेंच जो है ये इसकी एक लंबी डेट पड़ जाएगी, कम से कम 2 हफ्तों तक के लिए ये इसकी समाअत नहीं होगी। तो ऐसा ही होगा। अब जो मैं कह रहा हूं कि जनाब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है, इन्हों की हरी हुई अपने दोस्तों के हथों दरखास्त गुजार जो ज़ाहिर है उन्हों का ही बयानिया लैके अगे चल रहे ना, जो खत शत लिखते रहे हैं मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, उन्हें अगे लैके जा रहे हैं ना। अब इसमें जो
मुस्तफा नवाज खोखर साहब है ना, उन्होंने भी एक दरखास्त दायर की हुई है। उन्होंने कहा कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बनी थी ना, जिसने ये फैसला करना था कि जनाब कौन सा बेंच होगा और कौन सा केस उसमें लगेगा उस एक्ट के तहत, तो उसके 3 अरकान थे। एक तो याहिया फरीदी साहब थे, दूसरे मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और तीसरे मुनीब अख्तर साहब। तो वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने जो खत लिखा था 31 अक्टूबर को दोनों जजों ने, या जो फैसला दिया था बतौर कमेटी, वो कह रहे हैं बतौर कमेटी कि जनाब फुल कोर्ट बनाई जाए, और मामला रजिस्ट्रार को भेजा गया था, लेकिन रजिस्ट्रार ने वो नहीं बनाया, बेंच जो फुल कोर्ट नहीं बनाई, तो वो कहते हैं जनाब उस हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। और उनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट से जो रिजाइन कर गए थे जज शाह जमील साहब, वो पेश हुए। अब ये सोशल मीडिया पे शोर मचा रहे हैं कि उन्हें बात नहीं करने दी गई, शाह जमील को मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर वाले फैसले पे बात नहीं करने दी गई, ये रौला डाला हुआ है। और भाई आप, वो लाइव नशरियात थी यार, पूरी कार्रवाई लाइव दिखाई जा रही थी, तो क्या बाकी लोगों ने नहीं देखी आपके अलावा? वो जब आए हैं शाह जमील साहब, तो उन्होंने ये कहा जनाब मेरी ये दरखास्त है, तो उन्होंने कहा जनाब ये आपकी दरखास्त में तो भी नंबर ही नहीं लगा। तो उन्होंने कहा जनाब आप ऑर्डर कर देंगे तो नंबर लग जाएगा। तो उन्होंने कहा जनाब जो कौंसल जो वकील मौजूद है ना, ये आपके नंबर वाला मामले को हम तरह पेंडिंग कर रहे हैं, तो जो आपको भी सुनेंगे नंबर लगने के बाद, तो जो कोई दूसरा वकील मौजूद है तो वो अभी दलाल दे ले, अब बाद में दे ले, मैंने जी मुल्क से बाहर जाना है, आपने कब तक रहना है बाहर? उनका शायद 2 नवंबर को टाइम में उन्होंने बताया कि फलां तारीख को मैंने वापस आना है। तो जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है जनाब, आप जो जाएं रिलैक्स होके अपना वो बाहर का टूर मुकम्मल करके वापस आए, तो आप भी फ्रेश होंगे तो हम भी फ्रेश होंगे, तो बाद में फिर आपको सुन लेंगे। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने उनको कह दिया जनाब आप क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं, नंबर तो लगा नहीं, आप बैठे तशरीफ रखें। और दूसरे वकील को उन्होंने बुला लिया। तो इसमें जनाब अमीनुद्दीन खान ने ये क्यों कहा? और भाई मेरे, वो तो उनकी मेहरबानी है बेंच की कि उनको रोस्टम पे आने दिया उन्होंने। वो कह सकते थे भैया आप कौन है, कौन सी दरखास्त है, नंबर बताएं। जब तक नंबर ना हो तो उसकी सुनवाई कैसे हो सकती है दरखास्त की? बहरहाल ये तो एक अलग पहलू है जो उन्होंने कहा ठीक है हम नंबर शंबर देखते रहते हैं, फिर बाद में कर लेंगे। अब उसके बाद आते हैं जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं अज़हर भंडारी साहब, ये भी आते हैं। अब ये कहते हैं ना कि जब उनको मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर वाले फैसले की जो जजेस कमेटी के तौर पे उन्होंने दिया हुआ है उस पर बात नहीं करने दी, तो अज़हर भंडारी साहब ने अपने दलाइल का आगाज ही वहां से किया। जनाब उन्होंने, वो कहते हैं 31 अक्टूबर को ये एक फैसला किया था मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने कि जनाब ये मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। ये वो दलाइल उन्होंने यहाँ से अपनी दलाइल का आगाज करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब ये जो आईनी बेंच है ना, ये इस केस का फैसला ही नहीं कर सकता क्योंकि आप बेनिफिशरी हैं। वही मेरे जो 16 रुकनी फुल कोर्ट आप बनवा रहे हैं, उसमें भी जो बेनिफिशरी इन्होंने बैठना है ना, उसमें इतराज नहीं होगा। यहां आपको इतराज हो रहा है कि जब यहां आप नहीं सुन सकते, तो वो तो पिछली उन्होंने कहा भी था ना हम एक टोपी उतार के दूसरी टोपी पहन लेंगे, ये बात की थी ना उन्होंने। अब जो ये दलाइल दे रहे हैं ये इनके अपने भी खिलाफ जा रहे हैं। अब ये खुद कह रहे हैं कि जनाब 191A की बात हो रही है, वो नहीं 26 में आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच और उसकी जुडिक्शन वगैरह वाला जो आर्टिकल है 191A, तो वो 191A में एक तो ये था कि एक आईनी बेंच होगा और आईनी बेंच के जो सीनियर 3 सरबराह समेत जो 3 सीनियर जज होंगे उन पर मुश्तमिल एक जजेस कमेटी होगी जो फैसला करेगी कि जनाब कौन सी दरखास्त जो कहाँ लगनी है, आईनी दरखास्त। और जिस आर्टिकल के तहत ये दरखास्तें दायर हैं ओरिजिनल जुडिक्शन के हवाले से, एक 84 सब आर्टिकल 3 के तहत, वो कहते हैं कि वो जुडिक्शन होगी उसकी जो समाअत करेगा वो आईनी बेंच करेगा, सुप्रीम कोर्ट के तौर पे वो आईनी बेंच जो करेगा। और आईनी बेंच की तश्कील जो है वो जुडिशल कमीशन जो है वो करेंगे अक्सरियत राय के साथ। ये मामला है 191A का। अब जो अज़हर भंडारी साहब जो हैं ये फरमा रहे हैं कि जब अगर आप 191A की बुनियाद पर मेरी ये दरखास्त खारिज करेंगे, कौन सी दरखास्त, कि 16 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो बनाई जाए जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला किया था, बकौल उनके फैसला वो कह रहे हैं बार बार। तो वो जो कह रहे हैं कि आप 191 के तहत ये मेरी रिक्वेस्ट जो है ना ये मुस्तरद करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने 191A की कानूनी हैसियत को तस्लीम कर लिया, आपने मान लिया है कि 191 है।
और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना आर्टिकल 191 ये डिफेक्टो है, यानी ये अमली तौर पे नाफज है, एक हकीकत के तौर पे मौजूद है, लेकिन इसकी जो कानूनी हैसियत है, डिजूरे वाली बात जो कर रहे हैं कि उसमें एक सवाल का निशान है, वो एक सवाल है। अब ये जो फरमा रहे हैं कि अगर इसके तहत आप जो मेरी दरखास्त मुस्तरद करते हैं, अगर इसको नजरअंदाज करके आपकी दरखास्त मंजूर करता है बेंच कि ठीक है जनाब हम ऑर्डर कर देते हैं कि जनाब फुल कोर्ट बन जाए, ये वाली 16 वाली, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो पहले ही मुस्तरद कर रहे हैं 191, जब वो नाफिज अल-मुला खुद कह रहे हैं कि इस वक्त नाफिज है लेकिन उनकी कानूनी हैसियत पर एक सवाल है। तो वो अगर ये आपकी दरखास्त मुस्तरद भी कर देते हैं तो ये कैसे तस्लीम करेंगे, कैसे तस्लीम कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जज कि जब हम जो है 26 महीने तरमीम का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, हमारे पास इख्तियार है, हम उसको जायज भी डिक्लेयर कर सकते हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया जा सकता है। वो तो ये कह रहे हैं, और ये कहने ये आप नहीं कर सकते, यानी फुल कोर्ट में बैठ के कर सकते हैं, वहां नहीं कर सकते। ये अजीब बात है। और भाई मेरे, जो आईनी तरमीम है, जो आइन का मामला है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके मतलब भी हो ना, उनके इख्तियारात पे कदगन लग रही हो। 18वीं तरमीम का जायजा किसने लिया था जनाब? सुप्रीम कोर्ट ने लिया था ना। ये पीसीओ जज जो हैं ये मार्शल के खिलाफ दरखास्त सुनते रहे, फैसला अदालत नहीं करना है सुप्रीम, और ये बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ही है, ये अलग नहीं है। अच्छा, दूसरी जो ये मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि ये जो कह रहे हैं कि जब मैं कह रहा हूं कि जनाब इन्हों की हरी हुई उन्होंने हथों, अब ये मामला देखें, उन्होंने अपने इख्तियारात से मेरे ख्याल में तजावज़ किया हुआ है। अब ये जनाब जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये जनाब आई थी 21 अक्टूबर 2024 को, ओके हो गया। इस आईनी तरमीम के तहत 3 सीनियर तरीन जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से एक जज जो तीसरे नंबर पे थे, याहिया फरीदी साहब, उनको चीफ जस्टिस नामजद कर दिया जाता है और वो 26 अक्टूबर को 2024 को अपने ओहदे का हलफ उठाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस दौरान जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चुप क्यों रहे? चैलेंज तो हो चुकी थी ये जो तरमीम है, तो वो क्यों चुप रहे? उसकी एक वजह है। वजह यह है कि ये पता करें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो करीब हैं और जिनमें से कुछ चपड़क नसीब भी शामिल हैं, वो जरा पता करें कि जब उनको किसने ये मैसेज दिया था कि शाह जी फिक्र ना करो, आइंदा चीफ जस्टिस तुसी हो, कोई गल नहीं, 26वीं आईनी तरमीम आ भी गई है। यानी वो अपनी जात के लिए तो 4 दिन खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, उसके बाद जनाब वो 10 दिन खामोश रहते हैं और 31 अक्टूबर 2024 को मुनीब अख्तर साहब के साथ बैठ के वो अपनी तरफ से एक अजलास बुलाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो अजलास है जजेस कमेटी का, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी हुई कमेटी है, उसका अजलास किसने बुलाना होता है? रूल्स के मुताबिक 191 के तहत, आर्टिकल 191 के तहत रूल्स बने हुए ना सुप्रीम कोर्ट के, वो अजलास बुलाना होता है याहिया फरीदी साहब ने। इन्होंने खत लिखा था अजलास बुलाने के लिए, लेकिन उन्होंने अजलास नहीं बुलाया, तो इन्होंने अपने तौर पर ही मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में बैठ के जनाब ये हुक्म जारी कर दिए कि जनाब ये फुल कोर्ट बनेगी, जनाब 16 के 16 जज बैठ के जनाब इसको सुनेंगे। और अब इस पर एक और एतराज किया जा रहा है कि जनाब देखें जनाब, ये जो 15 मार्च 2023 को जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल जो बेंच था, उनके सामने वो मेडिकल कॉलेजों में जो हाफिज कुरान के नंबर देने वाला केस लगा होता है, 20 नंबर जो मिलते हैं, तो उन्होंने वो कहा था जनाब 184 सब आर्टिकल 3 के तहत, यानी जो ओरिजिनल जुडिशरी की दरखास्तें हैं, वो जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत रूल्स नहीं बन जाते 191 के तहत, तो ये दरखास्तों की समाअत नहीं होनी चाहिए। वो तो कानून पर अमल की बात कर रहे थे, अमल दरामद की बात कर रहे थे। जनाब बिला वजह सब बन के तुझे बैठे होते थे, रूल्स नहीं बना रहे। ये जो जज साहबान है मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद रखवाना चाह रहे थे। उसका एक तो ये कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, याहिया फरीदी साहब ने जो अजलास जो है नहीं बुलाया इनके कहने पे, और फिर इन्होंने दोबारा फिर
खत लिखा कि 4 नवंबर को जुडिशियल कमीशन का अजलास बुलाया गया था, तो इन्होंने फिर लिखा खत रजिस्ट्रार को कि जनाब आप जो है ये फुल कोर्ट बनाएं 4 तारीख को, यानी वो कहते हैं जनाब ये केस हमारे सामने लाएं, ये 16 जजों के सामने। ये अब उन्होंने ये उनकी जात इसमें मतलब वैसे मैंने कहा 10 दिन तक खामोश रहे इस बुनियाद पे कि शायद मेरा कुर्रा निकल आए चीफ जस्टिस के तौर पे, तो 10 दिन तक खामोश रहे। जब थोड़ा सा सेंक पहुंचा शेख कार्य इन्होंने कहने, हाँ फिर जनाब उन्होंने जनाब ये कर दिया, और फिर उस पर उनका जो खत है फिर जुडिशियल कमीशन के जो कमेंट्स हैं वो निकलवा लिए जाएं, और फिर यही अफरीदी साहब ने जो जवाबी खत लिखा है इनको वो देख लिया जाए। वो कहते हैं मैंने तो जनाब तमाम जजों से पूछा था, तो उन्होंने अक्सरियत ने ये कहा कि जनाब देखें 191A जो है ये नाफिजुल अमल है इस वक्त, और उसके तहत ये मामला जो है एक ताइनी बेंच बनना जरूरी है, जुडिशियल कमीशन का इजलास होना जरूरी है, और ये मामला जो है 26 से आईनी तरमीम का मामला ये आईनी बेंच में ही जाना है। अब अगर ये पंडोरा बक्स खोलना चाहते हैं जज साहबान उनकी मोहब्बत में, उनके दोस्त ही कहेंगे हम उनको, क्योंकि इनका बयानी और उनका बयानी एक जैसा है, तो फिर अगर तमाम चीजें सामने आ जाती हैं फिर तो ये दोनों जज साहबान जो हैं ये बादिया नजर में इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया हुआ है, आइन को नहीं मान रहे थे। जब तक ये दफा 191A या 26वीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल है उस पर पाबंदी करना इनके अपने हल्फ के तहत लाजमी है। जब वो मामला अदालत में आएगा, अदालत उसके बारे में कोई फैसला दे देगी, कलअदम हो जाएगी, फिर एक अलग बात है। जब तक वो नाफज है कोई भी कानून, जब तक कलअदम ना हो जाए या कोई हुक्म अगर अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके भी कोई जो अथॉरिटी हुक्म जारी कर देती है, जब तक वो कलअदम नहीं हो जाता या कोई कानून ऐसा बन जाता है जो आइन से मुतसादम हो, जब तक वो कलअदम नहीं हो जाता उस पर अमल होना है। लेकिन ये पहले ही कह रहे हैं कि अब कलअदम होने से पहले ही उस पर अमल दरामद रोक दिया जाए। मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब भी यही कह रहे हैं। तो फिर तो अभी हाल ही में जो तरमीम हुई है कोड ऑफ कंडक्ट में, पहले भी ये चीज थी कि अपने हलफ की पासदारी करेंगे, अब तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कर दिया, वजाहत कर दी है। आखिर में मैं फिर ये अर्ज करूंगा, अगर ये पंडोरा बॉक्स खुल गया ना तो उसका नुकसान ही होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, फायदा कोई नहीं मिलना। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।